नमस्कार, मैं डॉक्टर राजू प्रसाद, रामजयपाल कॉलेज छपरा। आज मैं द्वितीय वर्ष के स्नातक प्रतिष्ठा के छात्रों के लिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था के ऊपर अपना व्याख्यान दे रहा हूँ। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्य के ऐसे कथाकार हैं जिन्होंने मात्र 3 कहानियाँ लिखी, सुखी जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। और इन 3 कहानियों में पहली 2 कहानियाँ समीक्षकों के द्वारा निम्न कोटि की मानी गई हैं, जबकि तीसरी कहानी उसने कहा था आज भी कहानी साहित्य के लिए मील का पत्थर है और समीक्षकों के लिए चुनौती है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत कहानी उसने कहा था उनकी एक अनूठी कृति है। यह कृति न सिर्फ लेखक की कहानी कला बल्कि युग की कहानी कला से भी कहीं आगे की जमीन पर स्थित है। गुलेरी जी ने मात्र 3 ही कहानियों का अवदान दिया है। शेष 2 कहानियां निहायत हल्की और सतही रचनाएं हैं। पर जब बात उसने कहा था कि की जाती है, तब उसे साहित्य के कहानी खंड में मील स्तंभ के रूप में देखा जाता है। इस कहानी का स्थान विश्व कथा साहित्य में भी अक्षुण्ण है। कहानी के समय का इतिहास इंगित करता है कि अभी अभी रानी केतकी की कहानी कहकर इंसा अल्लाह खां इंसा तिरोभूत हुए हैं और गोपाल राम गहबरी आदि लेखक तिलस्मी और अय्यारी वाली कहानियां और औपन्यासिक कृतियों से सतही मनोरंजन करके नेपथ्य में चले गए हैं। और अब मैदान में जयशंकर प्रसाद जी हैं, प्रेमचंद जी हैं और हैं पंडित गुलेरी। प्रसाद जी की कहानी कला पर इनके दर्शन और आनंदवाद का प्रभाव स्पष्ट है। गुरु गंभीर पांडित्य के प्रकाशन के क्रम में कहानी की आत्मा की कुंठता को नज़रअंदाज करते हुए प्रसाद जी आगे बढ़ते रहे। चाहे वह गुंडा हो, चाहे विराम चिन्ह हो, वातावरण के चित्रण में सफलता इन्हें नहीं मिली, यह मेरी अपनी मान्यता है। दूसरी तरफ उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद, जिन्होंने तकरीबन 350 कहानियों का तोहफा साहित्य को दिया है, सामाजिक विद्रूपताओं को चित्रित करते रहे। उनके लिए समष्टि महत्व रखता है। व्यष्टि चरित्रों की रचना एकाध जगहों पर उन्होंने की है, पर समष्टि पर अधिक जोर दिया है। और जाहिर ग्रामीण जीवन से जुड़े रहे उन पर गांधीवादी आंदोलन, मार्क्सवाद का प्रभाव दोनों पड़ा है। उनकी कहानियां सपाट होती हैं, गुत्थी नहीं होती। हालांकि साहित्य के उद्देश्य नामक निबंध में कहानी कला की चर्चा करते उन्होंने गुण बताया है कि कहानी ऐसी हो कि यह न लगे कि पाठक जान गया है कि कहानी में अब यह घटना घटेगी, बल्कि अप्रत्याशित रूप से पाठक को आश्चर्य में डाल देने की प्रवृत्ति ही अच्छी कहानी कला की पहचान है। एक गुरुजी के विचारों से उत्तम कहानी वही है जिसमें रहस्य पर से पर्दा अंत में जाकर उठता है और पाठक अपने पूर्व सोचे परिणाम से भी कुछ प्राप्त कर आश्चर्यचकित होता है। कफन कहानी को ही ले, घीसू और माधव अगर वेदनामयी नारी की ओर से विमुख होकर घूरे से गर्म पके अधपके आलू निकाल कर खा सकते हैं, तो कफन के पैसे से शराब भी पी सकते हैं। और तो और कहानीकार पहले से इंगित कर देता है कि मदिरालय दिख रहा है, अर्थात अब ये दोनों अवश्य ही अंदर जाएंगे। कहने का तात्पर्य कहानीकार जैसे चाहता है वैसे उसके पात्र करते हैं। घटनाक्रम कहानीकार का अनुगामी होता है। अमूल्य विवेच्य पर आए, आधुनिक बोध क्या है इसे समझ लें। कहानी या किसी भी साहित्यिक विधा में प्रेम और काम का रूपांकन
किसी न किसी रूप में अवश्य होता है। प्रेम का 3 रूप अंग्रेजी संस्कृति से लिया गया है, जिसका सही हिंदी अनुवाद नहीं हो पाया है। प्लेटोनिक, एकांतिक, पैरेंटिक, दाम्पतिक, रोमांटिक, स्वच्छंद। अपनी भारतीय संस्कृति में द्वितीय रूप को ही मान्यता अब तक मिलती आई है। एकांतिक प्रेम के पोषक एकाध ही कहीं दिख सुन पड़ते हैं। रोमानी प्रेम हमारे लिए नई चीज है। संस्कृतियों की संधि स्थली पर पाश्चात्य देशों ने हमें यह रोमानी प्रेम कला दी है और यह रोमानियत जैसे पाश्चात्य साहित्य के हर विधा पर हावी रहा, वैसे ही भारतीय साहित्य को भी अपने चपेट में ले बैठा है। आधुनिकता अपनी जमीन पहचानने की प्रक्रिया है। आज का प्रेमी अपनी प्रेमिका के रूप सौंदर्य का वर्णन तो करता है, पर उपमान वह चांद, सूरज, बादल आदि को नहीं बनाता। एक कवि ने लिखा है, पास प्रिय हो तुम चीनी हो, सूजी घी सस्ता वाला। अंदर से या बाहर से इतनी बंदिशें आज मिल रही हैं कि हमारी कल्पनाएं, भावनाएं कुंठित हो गई हैं और हम बहुत ऊंची उड़ान नहीं ले रहे हैं। दूसरी भूमि है आधुनिक बोध की, करने और कह देने की। विरही यक्ष भी आधुनिक बोध से अनुप्राणित है, पर वह रूबरू कुछ नहीं कहता। पर आज का प्रेमी, आज का नायक धीरोदात्त नहीं, उतना सहिष्णु नहीं, उतना गंभीर नहीं। वह प्रेम की परिभाषा बदल रहा है। उसे हाँ ना में स्पष्ट उत्तर चाहिए। तुम मुझे चाहती हो या नहीं, संतरास के बीच जीना वह नहीं चाहता। अगर चाहती हो तो विद्रोह करो, नहीं चाहती हो तो स्पष्ट बोलो, अब जब्त नहीं होता। और आधुनिक भावबोध की तीसरी भूमि है प्रतिदान कर देने के, कह देने की, उगल देने की, बार बार एहसान जता देने की। तुमने कहा था मुझे गुलाब की कलियां अच्छी लगती है, मैंने तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर कलियों का इच्छा दिया, तुम्हें खुशी हुई होगी, अब मैं भी खुशी चाहता हूँ और तुम मेरी कलाई पर एक ये ... यह आधुनिक बोध है। प्रेमिका के लिए अव्वल तो गुलाब ले ही नहीं जाएगा, क्योंकि उसे रुसवाई का खौफ है। ले भी जाएगा तो प्रतिदान कुछ नहीं मांगेगा। हाँ, अगर गाहे बेगाहे नायिका के किसी अंग का स्पर्श हो गया तो वह बस उसी स्पर्श की मादकता में डूब अपने को कृत समझ लेगा। उसने कहा था कि नायक लहना सिंह 12 बरस का किशोर है, जो अमृतसर के बाजार में 8 वर्ष की बच्ची से बार बार पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? और बार बार बच्ची जवाब देते। धत, कहानी रचना काल को देखते हुए यह बात अटपटी लगती है कि 12 बरस का लड़का ऐसा कुछ पूछ सकता है और 8 बरस की बच्ची लजाकर पल्लू मुंह में ले जाए, धत कहे और भाग जाए। पर कहानी उस काल में लिखी गई है जब अंग्रेज पूर्ण रूपेण स्थापित हो गए थे पाश्चात्य संस्कृति में, जैसा कि उपन्यासकार गुरुदत्त ने अपने एक उपन्यास में पिता पुत्री का वार्तालाप दिया है। लेस्ली, आजकल तुम अपने कमरे में नहीं सोती, कौन सा साल चल रहा है? 15वां। हाँ, आजकल मदन के कमरे में सोते, बड़ी खुशी हुई। तुम दोनों सगाई कब कर रहे हो? जब पिता पुत्री ऐसी बातें कर सकते हैं तो यह मानने में ज़्यादा कठिनाई नहीं है कि 12 वर्ष का लड़का और 8 वर्ष की लड़की ऐसी बातें नहीं करते हो। सहज अनुमान किया जा सकता है लड़का आई लव यू कहता ही होगा, और असंभव है अंग्रेज बच्चों को प्रेम व्यापार को देखकर कहानीकार ने भारतीय बच्चों के भीतर प्रेम व्यापार की कल्पना की हो। तेरी कुड़माई हो गई, यह कहना कठिन नहीं है, कठिन है उसके भाव को समझना, पकड़ना और तदनुरूप अनुकार्य करना। मजनू पत्थर खाए, रांझा जान दे दे, रोमियो जहर पी ले, अगर ये आश्चर्यजनक नहीं है तो लहना सिंह का इतना सुनकर हाँ हो गई, देखते नहीं यह रेशम कढ़ा पल्लू सालू, ब्राह्मणी से लड़ना, सब्जी वाले से लड़ना, खूमचा उलट देना भी आश्चर्यजनक नहीं है। फिर भी वय को नज़रअंदाज कर पाना कुछ मुश्किल हो जाता, और यहाँ एक तरह से आधुनिकता लड़खड़ा सी गई है। और इसके बाद 25 वर्षों तक लहना जवान होता रहा, कुड़माई के दर्द को जैसे भूलता रहा और नेपथ्य में ही शादी करता है और 7-8 साल का एक बच्चा भी पैदा कर लेता है। बच्ची सूबेदारनी हो जाती है। उसकी शादी लहना सिंह से बहुत पहले हो जाती है, क्योंकि सूबेदार के साथ उसका बेटा भी लाम पर है, अर्थात सूबेदार जी तो सब अपने प्रेम को भूल जाती है, उसका घर बस जाता है। पर लहना बहुत दिनों के बाद
कहीं शादी करता है और अपने बेटे के जन्म के साल ही आम के पौधे लगाता है। कहने का अर्थ है कि लहना अंत में भावनात्मक धरातल से उठकर यथार्थ भूमि पर आ जाता है और शादी कर लेता है। रोजी रोटी के लिए फौजी बन जाता है और अपने 12 वर्ष के वय वाले प्रेम को भूल जाता है। और फिर इतने वर्षों के बाद जबकि नायिका बच्ची से प्रौढ़ा हो जाती है, 33 वर्ष की अवस्था में अपनी 8 वर्ष वाली उम्र में 12 वर्ष वाले प्रेमी को पहचान लेती है। यह आश्चर्यजनक लगता है। एक गांव की बात होती तो कुछ क्षण के लिए मान लेते, पर दूर दूर रहकर और इतने वर्षों के बाद मिलना और पहचानना गले नहीं उतरती बात। बहरहाल सूबेदारनी पहचानने के बाद और कुछ नहीं पूछती, फौरन कह देती मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना। यही उसने कहा था है, जिसको बार बार पानी पी पी कर और मरते दम तक लहना सिंह याद करता है, बुखार में तप कर भी। लेकिन साथ ही साथ यह भी कह रहा है, उसने कहा था मैंने कर दिया, अब कोई ऋण नहीं। आधुनिक बोध की एक अन्य भूमि है संतुष्टि और सर्वनिष्ठता। अब एकनिष्ठ प्रेमी अलभ्य समर्पण और स्थानापन्न अब संभोग और संतुष्टि में हो गए हैं। प्रेम में उपयोगिता और लाभ की भावनाएं आ गई है और इसी से प्रेरित होकर अंतिम घड़ी में सूबेदारनी की याद उसे भी आती है। साथ साथ उसे अपना बच्चा, अपना छोटा भाई, आंगन में लगा आम का पेड़ सब याद आते हैं। कहा जाता है कि मृत्यु के समय जीवन के भूत कर्म चित्र रूप में एकांतर रूप में आंखों के सामने आते जाते हैं और यह कितना सही है नहीं कहा जा सकता। मृत्यु सुखदायी है या मृत्यु कष्टदायी जीवित नहीं बता सकता और मरने वाला अभिव्यक्ति से शून्य होता ही है। फिर भी जिस रूप में कहानीकार ने लहना सिंह की मनस्थिति का चित्रण किया है वह उसकी मानसिकता के प्रक्षेपण में सक्षम है। बार बार पानी पीना भी एक तरह से आधुनिक बोध है। एक चलचित्र में दिखाया गया है कि लड़ाई हो रही है और एक फौजी को खांसी आ जाती है और अपना गला, नाक, मुंह सब दबाकर खांसी रोकता है। नतीजन नाक से खून बह जाता है और वह मर जाता है। यह भावुकता है। लहना भी चाहता है कि बिना पानी पिए तड़प तड़प कर मर जाता है। लहना चाहता तो बिना पानी पिए तड़प तड़प कर मर जाता है। और जब एम्बुलेंस में लहना नहीं बैठता तब की स्थिति कुछ भिन्न है। अगर वह उसमें बैठ जाता तो फिर उसको प्रलाप करने का अवसर नहीं मिलता। वह अपने चरित्र को मानवीय होकर रह गया है, अति मानवीय या अमानवीय होकर रह जाता है। एक आम आदमी जीना चाहता है और कष्ट सहकर भी लंबी उम्र जीना चाहता है, पर लहना जीना नहीं चाहता। अगर चाहता होता तो वह भी एम्बुलेंस पर बैठ जाता। उसे लगता है कि मेरे जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त हो गया, मैं देश के काम आया या नहीं, पर अपनी प्रेयसी के काम अवश्य आ गया और मेरे कृत्यों की भी इति हो गई। अब मुझे जीना नहीं चाहिए। फिर भी वह मरने के लिए एक बारगी तैयार नहीं होता। धीरे धीरे सब कुछ कहकर, जैसे भारतीय फिल्मों में बड़े बूढ़े पूरी दस्तावेज समझा कर मरते हैं, वह भी मरता है। इस प्रकार उसने कहा था, कहानी एक द्वंद्व की गाथा बनकर रह गई है। भारतीय प्रेम का पल्लू भी नहीं छूटा है और कहानी समसामयिक बनकर भी बहुत आगे बढ़ गई है। प्रेम वेदी पर अपने को तत्क्षण उत्सर्ग कर देना भारतीय चिंतन है, पर सोच विचार करना आयातित चिंतन है। और लहना सिंह कथा साहित्य का अमर पात्र बीच में त्रिशंकु जैसा लटक कर बहुत कुछ अहर्ताओं को पूरा करता है और बहुत कुछ नया देता है और बहुत देर तक या फिर अंत में मृत्यु को प्राप्त कर पुनः भारतीय विचारधारा को संपुष्ट करता है। मेरी अपनी मान्यता है कि कथा का नायक अगर अभिप्रेत को प्राप्त कर लेता है तो फिर उसे जीना नहीं चाहिए, क्योंकि उस हालत में पाठक फिर सोचने लगता है नायक का इसके बाद क्या हुआ, और यहाँ सारे तर्क वितर्कों की समाप्ति हो जाती है। लहना मर जाता है, उसकी आधुनिकता उसी तक सीमित रह जाती है, पर कहानी की आधुनिकता पादप रूप में वर्तमान की कहानियों में स्पष्ट है। कहानी में हृदय संवेदनाओं का निरूपण न हो, मानसिकता न हो, मानसिक द्वंद्व न हो और केवल घटनावली हो तो वह आज के युगानुरूप रचना नहीं है। नसीहत आज कोई पढ़ना नहीं चाहते। प्रेमचंद का आदर्श स्थापन नसीहत नहीं तो और क्या है।
कहानी का उद्देश्य मनोरंजन के साथ नए विचारों का अवदान करना भी है। इस दृष्टि से पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत उसने कहा था एक सफल रचना है जिसमें आज की आधुनिकता का बीज रूप जगह जगह दृष्टिगोचर होता है। धन्यवाद।